हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और कल की क्लास बिकॉज ऑफ सम रीजन वो हो गई थी, नहीं चल पाई थी। ठीक है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया था, जैसा कि तुम लोग को पता है ना। तो टेक्निकल डिफेक्ट पता है ना तुम लोग को, तो इस वजह से नहीं हो पाएगी। पर कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। अब जैसा कि तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का मेजोरिटी बच्चों का आंसर आ गया था, बट देन ऑल्सो क्योंकि अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में ही पहुंचे हैं विद एडजस्टमेंट के, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट सॉल्व कर ले एक बार। भले फास्ट फॉरवर्ड मैनर में करेंगे, पर करेंगे। तो एक बार फटाफट से मैं फॉर्मेट बना देता हूं, तुम लोग तो सॉल्व करके बैठे हो। ठीक है बच्चों, ओके भैया। तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट एक साथ बनेगा। और ये बना अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये क्या बन गया भाई? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें लिखो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फिर नीचे बनाते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखो, एक चीज, तुम लोगों को फाइनल अकाउंट्स भले बनाने बन जाए, पर मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, वो तरीका तुमको हमेशा फॉलो अप करना है फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम। क्या तरीका? कि जब जो आइटम तुम्हारे सामने आता है ना, तुमको उस आइटम को ऑन द स्पॉट तुरंत उसका क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट डाल देना फाइनल अकाउंट्स में। तुम वेट मत करो कि पहले मैं ढूंढ ढूंढ के, मतलब बचपन में हो सकता है अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, बचपन में तुमको टीचर ने सिखाया होगा कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम डाल लो, ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी निकाल लो, फिर पीएनएल के सारे आइटम डालो, पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाल लो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाना। तो ये तरीका गलत है। हमारे पास जब जो आइटम आ रहा है, हम उस आइटम को डाल देते हैं जहां वो जाने वाला था। एक अंदाजा तो हो जाता है ना कि हाँ भाई, इतने जगह ट्रेडिंग बन जाएगा, इतने जगह पीएनएल बन जाएगा, बच्चों में बैलेंस शीट बन जाएगा। तो वो चीज है यहाँ पर। तो चलो, एडजस्टमेंट पहले पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा। डेप्रीशिएशन राइट ऑफ करना है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में और ऑफिस फर्नीचर में। तो ये रहा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इसको हाईलाइट कर दो। ऑफिस फर्नीचर, ये दोनों में एडजस्टमेंट है। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव, कमीशन में एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट अर्न 600, इंटरेस्ट। 200 फॉर रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट। कैपिटल में आईओसी और ड्राइंग्स चार्ज करना है, कैपिटल और ड्राइंग्स। ठीक है। तो देखो, मैंने एडजस्टमेंट्स को हाईलाइट कर लिया ताकि मेरे को ध्यान में रहे कि इसके जो भी अमाउंट होंगे मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, एडजस्टमेंट करने के बाद आउटर कॉलम पे उसको मैं पुट करूंगा। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,300 टू ओपनिंग स्टॉक। बाईस हजार तीन सौ परचेज दिया हुआ है 2,30,000 और 5,200 का रिटर्न। ओके, ओके। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख की है। इस पर एडजस्टमेंट था इसलिए इनर कॉलम पे लिखो ना। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस 11,200, ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब पीएनएल अकाउंट। फिर इंश्योरेंस है 1850 का। ऑडिट फीस 800 की। कमीशन रिसीव्ड 2700 का है, पर इसमें एडजस्टमेंट है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। देखो तुम लोग को कभी भी कोई आइटम डायरेक्टली नाम से दिया रहेगा और तुम लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि भैया हम तो इंटरेस्ट पे भी करते हैं और हम लोग इंटरेस्ट रिसीव भी करते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो तुम ये देखो ना कि डेबिट साइड लिखा है कि क्रेडिट साइड लिखा है। डेबिट साइड लिखा है मतलब एक्सपेंस या लॉस है, और क्रेडिट साइड लिखा है मतलब इनकम या गेन है। तो यहाँ इंटरेस्ट देखो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। अब जैसे कमीशन यहाँ मेंशन कर दिया था रिसीव्ड है, नहीं भी मेंशन करता तो मैं देख लेता, डेबिट होता तो मैं कमीशन पे किया हूँ, क्रेडिट होता मतलब मेरे को कमीशन रिसीव हुआ है। वैसे यहाँ पर देखो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा है मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो बाय इंटरेस्ट 1400 अगेन इनर कॉलम में। डेटर्स और क्रेडिटर्स दिया है 32,424। अब तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करें कौन डेटर कौन क्रेडिटर। बहुत इजी है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। डेटर मेरा एसेट है तो डेबिट साइड वाला अमाउंट है, क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट है। 32,400 24,830। सॉरी 32,400, 24,800 कैसे लिख, 32,400 और 24,830। ठीक है, फिर उसके बाद वेजेस, वेजेस कहाँ जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में 30,200। वेजेस हो गई, हाँ। सैलरी 15,200। कैपिटल 1.5 लाख की है। कैपिटल में तो भाई क्वेश्चन नहीं भी बोले तो भी एडजस्टमेंट होती है। नेट प्रॉफिट प्लस या माइनस तो होगा ही होगा, कुछ हो या ना हो, तो वो तो हमेशा इनर कॉलम पे लिखना तुम लोग। ड्राइंग्स 12,000 की है। अच्छा ड्राइंग्स कहाँ जाती है मेरे को बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन से याद करके। ड्राइंग्स ट्रेडिंग में जाएगी क्या, नहीं। पीएनएल में जाएगी क्या, नहीं। ड्राइंग्स का काम क्या है, कैपिटल को कम करना। ड्राइंग्स का काम क्या है, कैपिटल को कम करना। तो जहां कैपिटल जा रही है वहीं ड्राइंग्स जाएगी और कैपिटल को कम करेगी। तो यहां लिखो माइनस ड्राइंग्स। कितने की थी, 12,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है ही है, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। दिया हुआ है 500 रुपए। क्या बोले। इनकम टैक्स मेरे को बताओ, इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स क्या है मेरा, ड्राइंग्स है, वेरी गुड। तो यहां लिखो माइनस इनकम टैक्स। ये भी तो ड्राइंग्स है ना, नाम अलग है तो क्या हुआ। ओके। इन्वेस्टमेंट एसेट है मेरी 8,000। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, डेबिट साइड वाला अलाउड है, क्रेडिट साइड वाला रिसीव्ड है। 7,500, 4,200। टू डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट। ये हो गया। उसके बाद सेल्स रिटर्न एंड सेल्स। सेल्स ये रहा 3,17,400। माइनस सेल्स रिटर्न 6,400 है क्या, हाँ 6,400। तो ये 400 400 तो चला गया, 17 में से 6 हटा देंगे तो 3,11,000 हो गया सेल्स। बिल्स रिसीवेबल 5,200 एसेट है मेरा। बिल्स रिसीवेबल मतलब डेटर, सिंपल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब डेटर। ऑफिस फर्नीचर 9,000, रेंट 2,600। ओके रेंट 2,600 क्रेडिट साइड दिया है क्या, ये रेंट रिसीव्ड है। ओके रुको, हाँ ये रेंट रिसीव्ड है, रिसीव्ड है। क्रेडिट साइड दिया हुआ है बच्चों, तो बाय रेंट होगा ना ये 2,600। इनर कॉलम पे लिखना है क्योंकि एडजस्टमेंट है। ओके। उसके बाद
कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस 5080 7,600। लो, इससे क्या होता है हमारा, देखो ट्रायल बैलेंस पूरा खाली हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ ट्रायल बैलेंस के अंदर के हर एक आइटम मैंने ले लिए यहाँ पर, ये देखो हर एक आइटम पे टिक लग चुका है, हर एक आइटम मैंने ले लिए है कहीं ना कहीं जहां पर वो आने वाले थे। अब एडजस्टमेंट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 है, 2 बार आएगा, यहां पर आएगा एक बार बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद फ्री होल्ड पे 5% डेप्रीसिएशन, ऑफिस फर्नीचर पे 20% डेप्रीसिएशन। 5%, 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5,000। ऑफिस फर्नीचर पे कहाँ है भाई, 9,000 का 10%, 9,000 का 10%, 900, तो 5,900। क्लियर? आ रहा है एडजस्टमेंट समझ में? स्टॉक का एडजस्टमेंट समझ में आया? इधर देखो डेप्रीसिएशन, बोला फ्री होल्ड को 5% से डेप्रीशिएट कर दो, मतलब फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का जो बैलेंस आपको दिया हुआ है उसमें आप 5% की रिडक्शन कर दो। वैसे ही 20% ऑफिस फर्नीचर पे बोल के रखा है, अच्छा 20% बोल के रखा है, तो 9,000 का 20% यानी 1,800 का आप ऑफिस फर्नीचर रिड्यूस कर दो। कितने का? 1,800 का, तो 6,800 तो आपका डेप्रीसिएशन का टोटल अमाउंट हो गया। बट इसकी दो डुअल एस्पेक्ट होती है, तो क्या है डुअल एस्पेक्ट भाई, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000 से कम हो गया ना, तो बैलेंस शीट में जब लिखोगे तो 5,000 माइनस करके लिखना 95,000। क्यों? डेप्रीसिएशन हो गया 5,000 का। और वैसे ही ऑफिस फर्नीचर में भी 1,800 का, तो 9 में से 1 गया 8, 7,200 हो गया। क्लियर? मैं ना एडजस्टमेंट्स को यहां भी हाईलाइट करता हूं ताकि तुम लोग को दिखे कि हाँ भाई यहाँ एडजस्टमेंट्स हुई है। क्लोजिंग स्टॉक, डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट्स हो गई। तीसरा बोल रहा है कमीशन अर्न हो गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है 500 की। मेरे को एक बात बताओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैंने कमीशन को अर्न कर लिया, अर्न मतलब मैंने कमा लिया है, कमा लिया का मतलब मैंने काम कर दिया है, मेरे को अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। पर मुझे एक बात बताओ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट किस बारे में बात करता है कि आप अगर कोई चीज अर्न कर लियो या आपका कोई खर्चा हो गया है, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, आपको उसकी एंट्री बुक में पास करनी है। बोलो यही बोलता है क्या एक्रूअल कॉन्सेप्ट? यही बोलता है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, 500 एक ऐसा कमीशन है जो मैंने कमा लिया है बट मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो मेरे बुक्स में ये आना चाहिए ना। कमा तो लिया हूं, मिलेगा बाद में, पैसा मिल जाएगा, पर कमा तो लिया हूं। तो मैंने जितना भी कमीशन अर्न किया था उसमें ऐड कर दो 500 का कमीशन, और क्योंकि ये तो वो कमीशन होगा जो मैंने कैश बुक से उठाया होगा। ठीक है, कैश बुक से उठाया हुआ कमीशन, इतना कमीशन तो मेरे को कैश में मिल गया था, बट 500 ऐसा कमीशन है जो मेरे को कैश में नहीं मिला था, अर्न हो गया बट रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी मैं इसकी एंट्री पास कर रहा हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को कमीशन मिल गया है। तो मुझे कितना कमीशन मिल गया है? टोटल 3,200। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एक्रूड। क्या नाम होता है इसका? एक्रूड। हिंदी भाषा में ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली है बट अभी तक मेरे को कैश में रिसीव नहीं हुई है, उसको हम लोग एक्रूड बोलते हैं। तो ठीक है, तो जब तक ये पैसा मेरे को मिल नहीं जाता तब तक ये मेरे एसेट की तरह दिखेगा बैलेंस शीट में। तो मैं बैलेंस शीट में लिख देता हूं, बैलेंस शीट के लिए मैं इसे कम जगह लिया, एक्रूड कमीशन। तो 500 की कमीशन ऐसी है जो एक्रूड है और अभी मेरी एसेट दिख रही है। ठीक है, एसेट की तरह, जिस दिन मेरे को कैश मिलेगा ये गायब हो जाएगा और कैश में ऐड हो जाएगा जिस भी दिन मिलेगा। ठीक है, बट एक्रूड कमीशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली है बट मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो ठीक है, बट कमा तो लिया हूं ना, तो बुक्स में तो दिखाऊंगा भैया। तो ये देखो कमीशन में 500 रुपए ऐड हो गया और ये एज अ एक्रूड कमीशन कैश की जगह बैलेंस शीट में दिख रही है। जिस दिन कैश मिलेगा उस दिन ये हटेगा और कैश में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो बोल रहा है इंटरेस्ट अर्न 600।
हमने इंटरेस्ट अर्न किया 600 रुपए का, तो 600 का क्या एक ऐसा इंटरेस्ट है अगेन जो एक्रूड हो गया है, मैं अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ है, फटाफट से बताओ बताओ। ओके, तो यहां पर ऐड करो एक्रूड इंटरेस्ट 600 का, तो ये टोटल हो गया बाहर 2000। एसेट साइड में हमको लिखना है एक्रूड इंटरेस्ट, छह सौ का, ठीक है। ओके, फिर बोल रहा है 200 रुपए का फॉर रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। बोल रहा है 200 का रेंट मेरे को एडवांस में रिसीव हो गया। एडवांस में रिसीव हो गया मतलब अगले साल का रेंट है ये, इस साल का नहीं है, अगले साल का रेंट है, मेरे को एडवांस में मिल गया है। तो क्या मेरे को इस साल की इनकम से इसको हटा देना चाहिए? क्या मेरे को इस साल की इनकम से, क्योंकि इस साल की नहीं है ना, एडवांस है, अगले साल का है। हाँ, हटा दो। तो 200 रुपए का रेंट यहां से हटा दो, लिख दो रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि इस साल को बिलोंग ही नहीं करता है, एडवांस में मिला है मतलब किसी फर्दर पीरियड को बिलोंग करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब तक तुम किसी व्यक्ति का काम नहीं कर देते और उससे तुम पैसा लेके रख लियो, तो क्या वो तुम्हारी लाइबिलिटी है? एडवांस में किसी से पैसा ले रहे हो तो जब तक काम नहीं होता था तब तक तुम्हारी लाइबिलिटी है। यस, तो यहां लिखो एडवांस रेंट, लाइबिलिटी साइड 200, 200 का रेंट एडवांस में मिला हुआ है। लो, इसका भी देख रहे हो, हर नीचे नीचे जो भी आइटम्स है उसका दो दो ट्रीटमेंट हो रहा है, दो दो जगह पोस्टिंग हो रही है, जो भी एडजस्टमेंट में आइटम्स दिए हुए इसके। हाँ भैया, फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दो 6%। तो कैपिटल कहाँ है मेरा? 1.5 लाख, 1.5 लाख का 6% बताओ, 1.5 लाख का 6% बताओ कितना होता है? 9,000। तो 9,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाता है, बताया था जर्नल एंट्री में। और फर्म के लिए एक्सपेंस है तो यहाँ लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000, ठीक है। और वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो माइनस हो जाता है, मेरे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 500, यहाँ लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए इनकम है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर? तो इसका भी दो दो इफेक्ट दिख गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट हो गया, कैपिटल के लिए, कैपिटल मतलब मालिक की इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है क्योंकि हम ले रहे हैं मालिक से, ठीक है, तो हमारे लिए इनकम है, हम पीएनएल क्रेडिट में डालेंगे और कैपिटल से बैलेंस कम कर देंगे। क्लियर है सबको? बोलो यस। चलो अब हम लोग निकालते हैं फाइनल बैलेंसेस, तुम ही लोग बताओगे। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? अच्छा, इसका बताओ तो 2,30,000 माइनस 5, 2,25,000, 2,24,800। चलो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। 1,03,700, ये इधर उतरेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। चलो ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बताओ। 63,650। चेक कियो ना सारे ट्रांजेक्शन सही से डले हैं कि नहीं? हाँ भैया, 63,650, यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 63,650। तो कैपिटल कितना आ रहा है पहले ये बताओ, कैपिटल का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है टोटल लगा के? 2,06,500, 2,06,500 आ ही नहीं सकता, यहाँ पर 50 लगा हुआ है लास्ट में, और यहाँ देखो कहीं पर भी नहीं है, 500 नहीं आ सकता, कुछ गलत बता रहे हो। समथिंग इज रॉन्ग। 2,06,550। चलो बैलेंस शीट का टोटल बताओ।
बैलेंस शीट का टोटल बताओ। 231,580। दोनों साइड टैलीड है। एक मिनट। हाँ चलो ठीक है, क्रॉस चेक है। अब तुम लोग को मेजरली क्या डाउट आ रहा है भैया, इनकम टैक्स क्यों आया? बेटा इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है कि नहीं होता है? तो जहां ड्राइंग्स जाएगी वही ना इनकम टैक्स भी जाएगा। तो जैसे मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग कैपिटल बनाते हैं, ये देखो मैं तुम लोग को शॉर्ट में समझाता हूँ। तुम्हारे पास कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ रहता है, वो तुम्हारा होता है साल के स्टार्टिंग वाला बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस होता है वो। ठीक है। तो अब पूरे साल कैपिटल में क्या क्या आया और क्या क्या गया, वो सब तुम प्लस माइनस करोगे तब जाके कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, जो साल के अंत में होगा। तो कैपिटल में प्रॉफिट क्योंकि मालिक का होता है तो नेट प्रॉफिट प्लस हो जाता है, और अगर बाई चांस नेट लॉस हुआ तो वो माइनस हो जाता है। इसके बाद अगर तुम कोई ड्रॉइंग्स करके लेके जा रहे हो तो वो माइनस हो जाएगी। अगर तुम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई कैपिटल लेके आ रहे हो, तो वो प्लस हो जाएगी। प्लस हो जाएगी ना, कैपिटल बढ़ रहा है प्लस हो जाएगा, मतलब किसी भी रीजन की वजह से कैपिटल प्लस बढ़ रहा है तो प्लस करो, और कम हो रहा है तो माइनस करो। अब अगर मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो वो प्लस हो जाएगा। अगर मालिक से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और फिर ये सब करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल बैलेंस आएगा वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का। ठीक है। तो कैपिटल में बैलेंस शीट के अंदर हमको ये सब करना होता है, जिसमें हम नेट प्रॉफिट कैपिटल बढ़ रहा है ऐड कर देते हैं, नेट लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है तो माइनस कर देते हैं, ड्राइंग्स करने की वजह से कैपिटल कम होता है तो माइनस कर देते हैं। रीजन में सारे बता के रखा हूं ना पहले से बेसिक्स में, तो इसलिए अभी फिर से नहीं बता रहा। कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपिटल बढ़ेगा, आईओसी मिलेगी तो कैपिटल बढ़ेगा, और आईओडी मिलेगी तो कैपिटल कम होगा। ठीक है, क्लियर? बोलो। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बोल रहा है 31 मार्च 2013 फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मोहन। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हम लोग सीधा एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से मेरे को ऐसे भी कोई लेना देना नहीं होता है। चलो, प्रिपेयर करो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट टेक इट इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। प्राइवेट परचेज अमाउंट टू 4,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट में एडजस्टमेंट है, ये रहा परचेज अकाउंट, इसमें एडजस्टमेंट है। डेप्रीशिएट करो लैंड और बिल्डिंग को 2.5% से और मोटर व्हीकल को 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 200 सैलरी। प्रीपेड इंश्योरेंस है 200। इंश्योरेंस कहाँ है? अच्छा ये रहा, रेंट एंड इंश्योरेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। क्या बोल रहा है मैं बताऊंगा तुम लोग को। अभी के लिए फिलहाल डेटर दिखा तो डेटर में टिक कर दो, एडजस्टमेंट है। स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 7,000। ओके, तो ये हमारी एडजस्टमेंट है। हमने सारी चीजें टिक कर दी है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। चलो बनाते हैं फॉर्मेट ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का। हम्म, चलो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहला आइटम है कैपिटल 30,000। लिख दो बैलेंस शीट में कैपिटल 30,000। ओके, हाँ भैया। फिर लिखो ड्राइंग्स 5,000 की है तो ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होती है।
कैपिटल ड्रॉइंग्स, डेटर 20,000, क्रेडिटर 10,000। डेटर में एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने उसको इनर कॉलम पे लिखा है, ठीक है। बैंक लोन 9,500, इंटरेस्ट ऑन लोन 300, एक्सपेंस है, पीएनएल आएगा। कैश है 2,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको एक काम करो होल्ड पे रख दो अभी के लिए, बस अभी के लिए बस। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 6,800 का, मोटर व्हीकल 10,000 की, बैंक 3,500 का, मोटर व्हीकल में एडजस्टमेंट है ना। लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 की, बेड डेट्स 500 का, बैड डेट्स मतलब मेरा लॉस, पीएनएल डेबिट, बैड डेट्स 500 का, ठीक है। उसके बाद परचेज 66, सेल्स 1,10,000, रिटर्न्स भी है ना, रिटर्न्स भी है तो हम लोग इसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे साथ साथ में। तो देखो परचेज 66 की है और सेल्स 1,10,000 का है। हम्म, अब देखो रिटर्न में आपको स्पेसिफाई नहीं किया है पर आपको डेबिट अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है ऑब्वियसली, क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। और क्रेडिट अमाउंट का मतलब है परचेज रिटर्न, 1,500 और 8,000। रिटर्न्स ओके। कैरियज आउटवर्ड यानी कि पीएनएल अकाउंट 2,500, और कैरियज इनवर्ट यानी ट्रेडिंग अकाउंट 3,000। उसके बाद सैलरी है 9,000 की, रेंट एंड इंश्योरेंस 3,000 का, रेंट एंड इंश्योरेंस 3,000, एडवर्टीजमेंट 3,500, 3,500 का एडवर्टीजमेंट। उसके बाद डिस्काउंट 500 क्रेडिट साइड दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंस 3,400, हर आइटम जो मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ जिसमें एडजस्टमेंट रहती है उसको मैं उसके बाद में एक लाइन छोड़ देता हूँ, ये भी तुम नोटिस कर रहे होगे, फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट। BR 6,000, BP 2,000, रेंट रिसीव 300, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो ये मेरे आइटम्स हो गए सारे जो मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर के लिख दिए हैं, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, जो आइटम जहां पर आता है मैंने उसको उस जगह पे प्लेस कर दिया है। अब एडजस्टमेंट्स का काम चालू होगा तो पहले इतना तुम लोग नोट कर लो, क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में लिखा हूं, तो इतना नोट कर लोगे, इसके बाद एडजस्टमेंट में तुम लोग ज्यादा बेटर कोप अप कर पाओगे। चलो बच्चों, अब इसको तुम लोग लिख लियो तो आप देखना ध्यान से, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट मैं तुम लोग को बता रहा हूँ,
पूरे फाइनल अकाउंट्स के अंदर अगर कोई एक एडजस्टमेंट है जो अपने आप में सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट मानी जाती है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हाईली चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है कि वो एडजस्टमेंट तुम लोग को क्वेश्चन में दिखेगी दिखेगी, और वो है बैड डेट्स की एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। क्लियर? तो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन में देखोगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला एक एडजस्टमेंट है, बट ये वो एडजस्टमेंट नहीं है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। धीरे धीरे अगर तुम देखोगे आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, हर क्वेश्चन में तुमको बैड डेट्स की एडजस्टमेंट दिखेगी। देखना, ये देखो, ये बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स, ओ बैड डेट्स, अच्छा पूरा क्वेश्चन ही बैड डेट्स, ओ माय गॉड, पूरा क्वेश्चन ही बेस्ड ऑन बैड डेट्स। तो मैं क्या बोला तुम लोगों को, इतना प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है इसको स्टार्टिंग से क्योंकि ये एडजस्टमेंट टफ है। टफ नहीं मतलब लॉजिकल है सबसे ज्यादा। टफ टफ या इजी है वो तो तुम डिसाइड करोगे मेरे पढ़ाने के बाद, पर पॉइंट वही छोड़ो उस पॉइंट को, क्योंकि अभी बहुत इजी था एडजस्टमेंट आया, बट मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ अबाउट बैड डेट्स। ये देखो, तो सबसे पहले जब मैं प्रोविजन की बात करता हूँ और जब मैं बैड डेट्स की बात करता हूँ, एक सेकेंड रुको, जब मैं प्रोविजन की बात करता हूँ या मैं बैड डेट्स की बात करता हूँ तो मेरे को कितनी चीजें कंसिडर करनी होती है। मेरे पास डेटर का बैलेंस होता है, लेट्स से 50,000 we have bad debts given in trial balance. Okay, both of these things are going to give in provided in trial balance. Okay, let's say 2,000 is the bad debts for the year, and provision for bad debts is also given. How much amount? Let's say this is 5,000. Provision for bad debts is also given in trial balance. तो मेरे को ट्रायल बैलेंस के अंदर इतने आइटम दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, बैड डेट दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है। फिर नीचे में आया एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था पहला पॉइंट, फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं लेट्स से 2,000 नहीं, सब अलग अलग अमाउंट लेते हैं हम लोग, 3,000 के फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं। और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था मेंटेन 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। ठीक है, तो इतना डेटा तुमको क्वेश्चन में, अगर बड़े क्वेश्चन में इतना डेटा तुमको दिया हुआ है, बड़े क्वेश्चन में इतना डेटा तुमको दिया हुआ है, तो इस एडजस्टमेंट से तुम कैसे डील करोगे, डेडिकेटेड एडजस्टमेंट जहां पर इतना आइटम आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो कहीं भी एक जगह जाएगा, और ये एडजस्टमेंट से तो कहीं भी दो जगह प्लेस हो रहे होंगे, ये एक जगह प्लेस हो रहा होगा, ये दो जगह। बच्चों बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मुझे बताओ कितने का बैड डेट्स हो चुका है ऑलरेडी, कितने का बैड डेट्स हो चुका है? 2,000। और ये 2,000 का बैड डेट्स कहां जाएगा? ये 2,000, एक बात बताओ, बैड डेट्स का बैलेंस दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, इसका मतलब कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री पास हुई होगी कि नहीं? इसका आंसर दो पहले। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स नाम का एक बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी एंट्री पास बुक्स में हो चुकी है। और बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो बैड डेट्स डेटर से माइनस हो चुका है? फटाफट से बताओ, वो बैड डेट्स डेटर से माइनस हो चुका है, क्योंकि एंट्री वही पास होती है ना, बैड डेट्स टू डेटर, डेटर को माइनस करता है बैड डेट्स। तो जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो माइनस कर चुका है ऑलरेडी डेटर से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे को तुम लोग बता दो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैड डेट्स कहीं भी एक जगह कहाँ जाएगा, तुम लोग बताओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने मेरे सामने रख सकते हो, ये बैड डेट्स कहाँ जाएगा? वेरी गुड भैया, ये बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ऑब्वियसली बैलेंस शीट जाके डेटर से माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस हो चुका है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर बैठा है, तो ये बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में उतरेगा, कोई भी एक जगह। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं आने वाले समय में बात करता हूं। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है फर्दर बैड डेट्स हो गए 3,000 के। फर्दर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि मेरे को 31 मार्च को फिर से पता चला कि मेरे को 3,000 के और बैड डेट्स हो गए और पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलो अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, पता चल गया 3,000 का और पैसा। कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, बस एक ही चीज कर सकते हैं, अकाउंट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट कैसे होगी? एंट्री पास करके। तो फर्दर बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? वही बैड डेट्स टू डेटर, भाई एंट्री कभी थोड़ी चेंज होती है। बैड डेट्स टू डेटर 3,000 3,000। तो अब लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला आइटम तो एडजस्ट हो चुका था, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर वाले आइटम एडजस्ट थोड़ी हुए हैं, तो एंट्री अभी पास हो रही है, तो बैड डेट्स में 3,000 डालना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ, जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे
बैड डेट्स 2000 के, तो क्या उसमें फर्दर बैड डेट्स 3000 लिख के टोटल आउटर कॉलम में 5000 लिखोगे? फटाफट से बताओ। 2000 का बैड डेट्स तो ऑलरेडी हो गया था, वो तो पीएनएल जाने ही वाला था, पर क्या फर्दर बैड डेट्स 3000 लिख के बाहर आउटर कॉलम में लिखोगे कि इस साल मेरा टोटल बैड डेट्स हुआ है 5000 का, इस साल मेरा टोटल बैड डेट्स हुआ है 5000 का, जिसमें से 3000 मेरे को अभी अभी पता चला और 2000 मेरे को पहले से पता था। यस। दूसरा दूसरा एडजस्टमेंट, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अभी इसी वक्त इसी क्षण पता चला कि मेरे 3000 के बैड डेट्स हो गए, तो क्या ये मेरे डेटा से माइनस हुए होंगे अभी, कि अभी मेरे को करना पड़ेगा? हो चुके होंगे या करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। हो चुके थोड़ी है भाई, अभी तो पता चल रहा है मेरे को बैड डेट्स हुए। तो जब ये सेम आइटम बैलेंस शीट में डेटर का बैलेंस लिखाएगा 50,000 का, उसमें से भी जाके माइनस होगा बैड डेट्स के नाम से 3000, अभी अभी हुए ना, तो अब तो माइनस होगा। 2000 वाला तो पहले से ही पता था, हो चुका था, तो वो माइनस हो भी गया होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैठा है, पर जो अभी पता चला वो तो माइनस होगा ना। हाँ होगा। तो क्या ये फर्दर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट तुमको समझ में आई? अगर तुमको क्वेश्चन में दिया रहा तो एक पीएनएल के डेबिट साइड और एक बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। जर्नल एंट्री को हम भक्त भक्त बन के फॉलो करते हैं, जर्नल एंट्री हम भक्त बन के फॉलो। मेरे को अभी भी याद है, मेरे टीचर बोलते थे कि हार्दिक कभी भी तुम किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो वहां से अगर तुमको कोई बाहर निकाल सकता है तो वो जर्नल एंट्री होती है। और आई थिंक इस बात पे मेरे को बहुत ज्यादा रिलाय करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जर्नल एंट्री पास करने से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा बेटर होती है, और हम क्वेश्चन में फंसते तो एंट्री पास करके हम उससे बाहर निकल सकते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन मेंटेन करो 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इस चीज को तुम ऐसे समझना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर मैं वापस इस क्वेश्चन में आ जाऊंगा। तुमको एक मोबाइल फोन खरीदना है, मोबाइल फोन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मोबाइल फोन आज के टाइम में नीड बन चुकी है। ठीक है, मोबाइल फोन, क्योंकि मोबाइल से हमारे बहुत सारे 90% ऑफ द मोबाइल जो है वो सिर्फ वर्क पर्पस के लिए यूज होता है आजकल। जब तुम लोग वर्क करने लगोगे तब तुमको समझ में आ जाएगी बात, अभी तो सोशल मीडिया एंड ऑल यूज करते होगे। मोबाइल फोन लेना है, उसके लिए तुमको 10,000 रुपीज चाहिए है अप्रोक्सीमेटली। आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रोक्स, क्यों? क्योंकि जब तक मोबाइल फाइनल नहीं हो जाता तब तक अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब तुमको 10,000 रुपए चाहिए है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ दो सिचुएशन बन सकती है, अप्रोक्सीमेटली लेके चले थे ना, इसीलिए दो सिचुएशन बन सकती है। और ये तुम लोग अपने गुल्लक में, गुल्लक होता है ना, पिगी बैंक, बैंक होता है ना गुल्लक, उसमें तुम अपना पैसा जमा करना चालू कर दिए। 10,000 रुपए हो भी गए, तुमने अप्रोक्स सोचा था 10,000 का फोन लेंगे, 10,000 रुपए हो भी गए। तुम मोबाइल दुकान पहुंचे, दो पॉसिबिलिटी मैं देता हूं, तुम्हारा मोबाइल 8,000 का आया, तुम्हारा मोबाइल 12,000 का हुआ है, क्या करोगे? 8,000 का जब मोबाइल आया तो क्या 2,000 रुपए सेव हो जाएगा? फटाफट से बताओ। 8,000 यूज हो गया, इसका मतलब 2,000 सेव हो गया। और अगर 12,000 का आया, अगर 12,000 का आया तो क्या 2,000 बोरो करना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा 2,000 रुपए? यस। तो दोनों भी सिचुएशन को समझो, जितना सोचे थे, जितना अप्रोक्सीमेटली डिसाइड किए थे, जितना सोचे थे, अगर उससे कम लगा बहुत अच्छी बात है, मेरा पैसा सेव हो जाएगा, मेरा पैसा बच जाएगा, मेरा लॉस कम हो जाएगा, मेरे एक्सपेंस कम हो जाएंगे। पर अगर मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो मेरे को किसी से बोरो करना पड़ेगा, मेरे को अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, और उसको बढ़ाने के लिए मेरे को एक्सपेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। 2,000 से इंक्रीज, मैं 10,000 सोचा था और 12,000 हो गया, तो मेरा एक्सपेंस 2,000 से बढ़ गया। तो यहाँ 2,000 से मेरी एक्सपेंस कम हो गया। अगर अकाउंटिंग की भाषा में बोलूँ तो यहाँ 2,000 का एक्सपेंस मेरा कम हो गया, और यहाँ 2,000 से मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। पैसा कहीं से भी ला रहा हूँ मेरे को नहीं पता। तो इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखते हुए यहाँ पर वापस आओ। प्रोविजन फॉर डाउट बैड डेट्स को मैं हमेशा गुल्लक बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? गुल्लक, पिगी बैंक। पिगी बैंक से मैं इसको डिनोट करता हूँ। तो तुमको ऐसा लग रहा था, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, और इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, किसी भी बच्चे को पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एंटिसिपेटेड गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। इसका मतलब आपको ऐसा सोच के चलना है, आप एक अच्छे अकाउंटेंट हो, कि मुझे अगर लॉस होने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को लॉस होने वाला है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं उस लॉस को आज ही अकाउंटिंग में लिख लेता हूं कि मेरे को हो सकता है इतने का लॉस हो जाए, होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, पर हो सकता है इतने का लॉस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, पहले से प्रिपेयर रहूंगा उस चीज के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग बताओ, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो क्या हम लोग पहले से मेंटली, हम लोग तो भाई सोचते हैं कि हम लोग पास ही हो जाएं, और ऑफ कोर्स हमारी फैमिली, हम सब चाहते हैं, पर क्या कहीं हमारे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में एक चीज होती है दिमाग में कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में बच्चे फेल भी होते हैं, और ऐसा नहीं एक आध बच्चे, लार्ज अमाउंट में बच्चे फेल होते हैं।
लाइक इंटरमीडिएट में देखोगे तो 18% पासिंग होता है, फाइनल में देखोगे तो 2 3 4 5% पासिंग होता है। तो क्या हम लोग ये चीज सोच के चलते हैं कि भाई 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हो, उसमें से 3 4 5 बच्चे ही क्लियर करेंगे फाइनल का एग्जाम, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड में ये चीज के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं, पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि हो सकता है नहीं क्लियर हो एग्जाम, तो उसके लिए फिर अलग प्लानिंग करते हैं। अगर तुमको बिलीव नहीं है तो भाई तुम किसी भी अपने फेलो जो तुम्हारा वो है जो प्रिपरेशन कर रहा है, फेलो तुम्हारा कोई भी हो, फ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा कोई कॉलीग हो, चाहे कहीं पर भी आर्टिकलशिप में जाओगे, पूछना तुम देख के। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा ना मैं ऐसा नहीं सोचा हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। वो एग्जाम भी फुल कॉन्फिडेंट। तुम लोग एक चीज सुनना, अपने कोर्स में तुम लोग किसी से भी पूछना, वो बंदा एग्जाम दे के आएगा, रिजल्ट नहीं आ रहेगा, तुम उससे पूछना कैसा लग रहा है, क्या होने वाला है रिजल्ट। भाई अगर उसका ऑल इंडिया रैंक 1 भी आने वाला होगा ना, तो भी वो एक बात बोलेगा, क्या बोलेगा पता है? क्या पता यार, देखते हैं अब जो भी आएगा उस हिसाब से फिर देखते हैं। मतलब वो इतना श्योर भी नहीं होता है कि वो ये बोल दे कि मैं क्लियर कर जाऊंगा, ठीक है। उन लोगों को दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात, कितना भी सोच रहे हो AIR 1 का पेपर कितना अच्छा गया होगा, पर वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है कि नहीं भाई अगर नहीं क्लियर हुआ तो, ये वाला चीज होता है। तो बस वही एक अच्छे मैनेजर की पहचान है कि वो क्या करता है, पहले से सोच के रखता है कि अगर मेरे को ये लॉस हो गया तो मैं अभी से प्रिपेयर रहता हूँ। बट प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। मेरे को एक बात बताओ, एग्जाम दे के बेफिक्र टाइप घूमने लगोगे, अरे मेरा एग्जाम तो एकदम 100% क्लियर है, मैं बेफिक्र टाइप घूमूंगा। मेरे को बताओ, तुम गेम्स के लिए कभी भी रेडी रहते हो? मतलब पहले से सोच लेते हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अभी से सोच रहे हो मैं तो iPhone 20 लूंगा, ऐसा कभी होता है? नहीं होता भाई। जब तक हाथ में पैसा ना आ जाए तब तक हम सोचते नहीं इस बारे में। हाँ, बट पैसा जाने के बारे में पहले से जरूर सोच लेते हैं। तो बस वही सीन है यहाँ पर कि आपको लॉसेस के लिए पहले से सोच के रखना है, पर गेन्स के लिए मत सोचना। तो उसी प्रिंसिपल को लगाते हुए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग इतनी सारी सेल्स क्रेडिट में करते हैं, हमारे इतने लाखों के डेटर्स होते हैं। अब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है 5-10 साल का कि हर साल कुछ 10% डेटर पैसा नहीं देते, डिफॉल्ट कर देते हैं, बैड डेट्स हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कुछ भी एनी डैम रीजन, विजय माल्या हो जाते हैं, इंडिया छोड़ के भग जाते हैं, कुछ भी रीजन हो। पर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि टोटल डेटर के हर साल 10% के आसपास जो डेटर है वो पैसा नहीं देते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैं एक प्रोविजन बना लेता हूं, जिसको मैं अपनी भाषा में गुल्लक बोलता हूं, कि बाई चांस अगर उन लोग पैसा नहीं दिए तो इतना पैसा मेरे पास प्रोविजन में पड़ा हुआ है, जो मैं प्रॉफिट से पहले ही माइनस कर दिया। प्रोविजन कभी भी प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है। जब भी तुम प्रोविजन बनाओगे इसका मतलब तुम अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो। तो तुम पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर हो गए कि भाई अगर बाई चांस वो बैड डेट किया फ्यूचर में, तब तो वैसे भी प्रॉफिट कम हो जाना है। तो एक काम करते हैं, अभी से थोड़ा सा प्रॉफिट कम करके साइड में रख देते हैं प्रोविजन के नाम से, ठीक है। और ये एक अच्छी निशानी भी होती है अकाउंटेंट की। तो उस हिसाब से मैंने गुल्लक में 5,000 रुपए डाल के पहले से रख दिया था। ये मेरे को कहां से पता चला? फटाफट से बताओ, मेरे गुल्लक में 5,000 रुपए पड़ा हुआ है, ये मेरे को कहां से पता चला? बताओ बच्चों, कहां से पता चला कि मेरे गुल्लक में 5,000 रुपए पड़े हुए हैं? ट्रायल बैलेंस से। वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन नाम का, मतलब गुल्लक नाम का एक अकाउंट दिख रहा था, और उस गुल्लक अकाउंट में 5,000 रुपए डाले हुए थे। तो मेरे को ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन मिल गई। मेरे को फटाफट से बताओ, क्या यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पास कितना रुपए गुल्लक में पड़ा है? देख के बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस मेरे को बता रहा है मेरे गुल्लक में कितना रुपए पड़ा है? यस, ये देखो हर क्वेश्चन में बताएगा ना वो, हर क्वेश्चन में। यहां पर देखो, क्या ट्रायल बैलेंस मेरे को बता रहा है मेरे गुल्लक में कितना रुपए पड़ा है? 700 रुपए, ठीक है। यहां पर देखो, क्या ट्रायल बैलेंस मेरे को बता रहा है मेरे गुल्लक में कितना रुपए पड़ा है? 340 रुपए। क्या ट्रायल बैलेंस मेरे को बता रहा है मेरे गुल्लक में कितना रुपए पड़ा है? 200 रुपए। क्या ट्रायल बैलेंस मेरे को बता रहा है मेरे गुल्लक में कितना रुपए पड़ा है? 8,100 रुपए। हर क्वेश्चन में देख लो, तुमको वो प्रायर इंफॉर्मेशन दे देगा कि गुल्लक में कितने रुपए पड़े हुए हैं। तो वैसे ही मैंने भी बताया, मेरे गुल्लक में यहाँ पर 5,000 रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। बोल रहा है मेंटेन करो, क्या बोल रहा है? मेंटेन करो 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। मेरे को बताओ, मेरे डेटर्स कितने के आज के डेट पे? बताओ, मेरे डेटर आज के डेट में कितने हैं? बताओ बच्चों। 50,000 के है भैया। बेटा 50,000 तो एज पर ट्रायल बैलेंस है। 50,000 तुम लोग सही बोल रहे हो, 50,000 ट्रायल बैलेंस पे लिखा हुआ है डेटर के नाम से। पर मेरे को बताओ, क्या मेरे को आज के डेट में मेरे को एक चीज बात पता चली
कि इस 50,000 में से 3,000 के मेरे डेटर्स नहीं रहे इस दुनिया में? क्या मेरे को ये बात आज ही पता चली है? बोलो कि स्टिल 50,000 के डेटर्स थे मेरे पास, पर 3,000 के डेटर मेरे दुनिया में नहीं रहे। तो एक अकाउंटेंट की तरह सोचो, तुम लोग से मैं पूछूंगा कि मेरे पास आज के डेट में कितने ऐसे श्योर डेटर है, श्योर शॉर्ट डेटर है जो मेरे को पैसा देंगे ही देंगे, तो तुम 50,000 बोलोगे या 47,000 बोलोगे? जबकि मैं तुमको ये बात बता चुका हूं, प्रोवाइडेड कि 3,000 का बैड डेट हो गया, 47,000। तो कायदे से मेरे गुल्लक में 10% ऑन डेटर्स मेंटेन करना है। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स कितने के हैं? 47,000 के। इसका 10% कितना हो जाएगा? 4,700 रुपए। मेरे को बताओ मेरे गुल्लक में कितना रुपए ऑलरेडी पड़ा हुआ है? एकदम फास्ट फास्ट आंसर आना चाहिए। कितना रुपए ऑलरेडी पड़ा हुआ है? 5,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कितना रुपए मुझे चाहिए है गुल्लक में? कितना रुपए मेरी रिक्वायरमेंट है? कितना रुपए मेरा एक्सपेंस होना चाहिए? 4,700। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या कुछ सेविंग हो गई मेरी? क्या मेरी कुछ सेविंग हो गई? यस, 300 रुपए की सेविंग हो गई। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन को तुम एक एक्सपेंस की तरह, प्रोविजन को तुम एक लॉस की तरह सोचो, सोचो लॉस की तरह। अब मेरे को बताओ 300 का लॉस मेरा कम हो गया, प्रोविजन 5,000 चाहिए था पहले, पर अब मेरे को सिर्फ 4,700 चाहिए। 300 का लॉस कम हो गया, कहाँ आना चाहिए? डेबिट साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड आना चाहिए? लॉस कम हो गया, क्रेडिट साइड आना चाहिए। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 300 रुपए। क्लियर सबको? बोलो बच्चों। तो ये, अब इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। क्या एक तरीका है? कि तुम क्या करो, पीएनएल अकाउंट बनाओ, बैड डेट्स तो एज इट इज आएगा, प्लस फर्दर बैड डेट्स भी वैसे ही आएगा। अब इसमें से क्या करो, ओल्ड वाले को क्रेडिट कर दो, ओल्ड प्रोविजन को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और न्यू प्रोविजन को डेबिट कर दो। तो मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, क्या इसका और इसका नेट इफेक्ट क्रेडिट 300 ही है? बताओ, क्या इसका और इसका नेट इफेक्ट क्रेडिट 300 ही है? तो तुम चाहो तो ऊपर वाला तरीका लगा सकते हो या फिर नीचे वाला तरीका भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर है सबको? ओके बच्चों, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। नोट दिस डाउन। चलो बच्चों, अब नोट कर लियो तुम लोग। तो अब ये प्रोविजन का ट्रीटमेंट, प्रोविजन बैड डेट्स दोनों का ट्रीटमेंट हो गया पीएनएल अकाउंट के अंदर। अब हम लोग, और अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा, तुम लोगों को 30, 40, 50%, 60%, 80% भी अभी समझ में आए, कहीं कहीं पर डाउट आ रहा है, तो टेंशन मतलब, इसके बाद तुम लोग को मैं दिखाया कितने क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कितने सारे क्वेश्चन। तो भाई वहां तुम्हारा कॉन्सेप्ट मंजेगा ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, तो इतना हड़बड़ी किस बात की। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरा 4,700 का प्रोविजन बन गया। क्लियर है सबको? 4,700 का क्या बन गया? प्रोविजन बन गया। अब ये प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब ये होता है कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इतना पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जब तुमने ये एजम्पशन ले ही ली, जिस दिन तुमने एजम्पशन ले ही ली कि मेरे को इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या तुम्हारे पास, तुमने उस दिन वो हक भी खो दिया कि तुम इसको एज एसेट ट्रीट कर सको और बैलेंस शीट में दिखा सको? तुम तो खुद ही बोल रहे हो ना कि मेरे को 4,700 रुपए नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारी एजम्पशन है ना, तुम अकाउंटेंट हो, तुमने ये एज्यूम किया कि हमको 4,700 रुपए नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो न्यू प्रोविजन होता है उसको हम लोग डेटर से माइनस करके दिखाते हैं 4,700। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। बस। क्यों? बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो कि मेरे को इतना पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बात खत्म। और वैसे प्रोविजन अकाउंट जो होता है, प्रोविजन जो अकाउंट जो होता है वो आता ही है डेटर के बैलेंस को कम करने के लिए। एंट्री क्या होती है देखना मेरे साथ साथ।
दिख गया? पुराने वाले का कोई लेना देना नहीं है। पुराना भाई, पुराने वाले कौन याद रखता है? पुराने वाले को ब्लॉक नहीं करते हो? हाँ बताओ, बताओ। देखो खुद ही बोल रहे बच्चे, हाँ भैया ब्लॉक लिस्ट में है। तो बस पुराने वाले को भूल जाओ, नए वाले में फोकस करो बेटा, नए वाले में फोकस करो बेटा। पास्ट इज पास्ट, नेवर इन फ्यूचर, समझे? तुम लोग एक बात बताओ, कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ से बहुत ज्यादा नफरत है। मैथ तुम लोग सिर्फ मजबूरी में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी में दे आर फोर्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बट दे डोंट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना? दे डोंट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बट दे हैव टू, करना पड़ रहा है ना? वही बात है। चलो ठीक है। और मेरे को अब इसी इसी बहाने ये भी बता दो, प्रोविजन अकाउंट की एंट्री तुम लोग को सामने दिख चुकी है, ठीक है? प्रोविजन अकाउंट की एंट्री तुम लोग को सामने दिख चुकी है, तो तुम लोग अब देख के बता सकते हो ये कौन से नेचर का अकाउंट है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नेचर देख के समझ में आ जा रहा होगा कौन से नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर को क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि नॉमिनल नेचर की रिक्वायरमेंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड भागा। नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है ये तुम लोग को अनएक्सपेक्टेड लगेगा ये आंसर, पर ये आंसर सही है। ये अकाउंट रियल नेचर का अकाउंट है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे एसेट को कम करने के लिए आया है, एसेट के साथ चिपक के आया है। ये अकाउंट तुम्हारा डेटर के साथ का ही अकाउंट है, ये डेटर का ही अकाउंट है। बस डेटर के बैलेंस को कम कर रहा है, तो हमको एक नाम चाहिए था और वो नाम हमने दे दिया, प्रोविजन। ये डेटर अकाउंट ही है, बस डेटर के बैलेंस को अननेसेसरी कम कर रहा है, क्योंकि हमारी अजम्पशन ऐसी है कि हमारे डेटर पैसा नहीं देंगे, तो हम उसके बैलेंस को कम करवा रहे हैं। ठीक है? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस दो चीज को काट दूं, हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब ये मैं इसको काट रहा हूं, तो क्या नेट नेट एंट्री क्या बनी? नेट जर्नल एंट्री क्या बनी? नेट जर्नल एंट्री बताओ मेरे को क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो कायदे से तुम्हारा हर प्रोविजन पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा, डेटर के क्रेडिट साइड जाएगा। तो बच्चे को जैसे ही मैं एंट्री बोलता हूं, उन लोग उठाते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं बोला यस बच्चों, भैया ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड क्यों डाल दिए फिर आप? बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम लोग को कितने बार बोलूं कि कोई आइटम अगर प्लस हो गया तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। कोई आइटम अगर डेबिट हो गया तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कोई आइटम क्रेडिट हो गया तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ओल्ड प्रोविजन जब बना होगा, जब भी बना होगा, तो डेबिट हुआ होगा, हाँ भैया, तो क्रेडिट करके हटा दिया उसको, और न्यू प्रोविजन कम्स इनटू पिक्चर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है? बोलो बेटा। मॉडर्न अप्रोच हो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में एसेट नेचर शो करने लग जाएगा प्रोविजन, ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल नेचर शो करने लग जाएगा। तो अगर मैं समरी करूं, वैसे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समरी करूं तो तुम लोगों को बैड डेट्स समझना, जब आइटम्स तुमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, तुम समरी करके अपने कॉपी में इसको लिख लो। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब तुमको बैड डेट्स दिया हुआ है, तुम इसको कहां डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तुमको डेटर दिया हुआ है, एज यूजुअल एसेट में जाएगा। अगर तुमको प्रोविजन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। फिर एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट में तुमको बैड डेट्स दिया हुआ है फर्दर, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस भी होगा। इसके अलावा तुमको न्यू प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, इसको तुम डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट में भी लेके जाओगे।
क्लियर। इससे ऊपर का कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। एक और टाइप की एडजस्टमेंट होती है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं समझा दूंगा, और क्वेश्चन नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा। पर आई जस्ट वांट कि पहले इस कॉन्सेप्ट में तुम अपने आप को थोड़ी वॉशिंग कर लो, क्योंकि अभी तो मैं एक एग्जांपल से समझाया हूँ। अभी कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में आ गया पर अभी तक उसको अप्लाई करते नहीं बनेगा। तो एक बार अपन 3 4 5 क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग उस वो भी देख लेंगे। और मैं बता रहा हूँ इससे टफ एडजस्टमेंट होती ही नहीं है फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर, ये टफेस्ट एडजस्टमेंट है। तो अगर तुमको ये समझ में आ गई, इन डिफॉल्ट तुमको सारी एडजस्टमेंट समझ में आ गई। क्लियर है। और जर्नल एंट्री तो मैं हर क्वेश्चन में कराते रहूंगा, जर्नल एंट्री तो हम छोड़ने से रहे। हर हर चैप्टर में जर्नल एंट्री कहीं ना कहीं से मैं डाल ही दूंगा। चलो सबसे पहले देखो, प्राइवेट परचेज अमाउंट्स टू 4000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। भाई प्राइवेट परचेज किया मतलब ड्राइंग्स, उसको मैं परचेज अकाउंट में डाल दिया हूँ। घोर नाइंसाफी है। हटाओ हटाओ हटाओ, गलती हुई है ना, सही करो उसको। लिखो यहाँ पर ड्राइंग्स, 4000 की ड्राइंग्स परचेज में घुस के बैठी है, यहाँ से हटा दो, माइनस कर दो। और ऑफिशियली ड्राइंग्स कहाँ जाती है? ऑफिशियली ड्राइंग्स कहाँ जाती है? कैपिटल में। 4000 ब्रैकेट में लिख देता हूँ पी, पी फॉर परचेस। आया समझ में? बता दो एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट नहीं समझ में आएगी मेरे को तुरंत टोक के पूछ लेना, ठीक है? समझ में आया? मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदा और मैं उसको परचेज में डाल दिया, घोर नाइंसाफी है। तो परचेज से हटा के वापस से ड्राइंग्स में डाल दिया, सिंपल। क्लियर? यस। चलो लैंड एंड बिल्डिंग को 2.5% से डेप्रीशिएट करो। कहाँ है भाई लैंड एंड बिल्डिंग? ये रही 2.5% यानी 12,000 का 2.5%, 300 रुपए से डेप्रीशिएट करना है। ₹300। और दूसरी एडजस्टमेंट यहां माइनस करेंगे 300, तो ये हो गया 11,700। क्लियर? यस भैया। इसके बाद मोटर व्हीकल 20% से डेप्रीशिएट करेंगे। मोटर व्हीकल 10,000, 20% 2,000। फिर उसके बाद देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब कि मैंने काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, पर खर्चा तो इसी साल का है। खर्चा इसी साल का है, बताओ कितनी थी? 200। खर्चा इसी साल का है तो इस साल के खर्चे में दिखना चाहिए। सैलरीज में ऐड करो और बताओ कि भैया इस बार का हमारा टोटल सैलरी 9,200 था, जिसमें से हमने 200 रुपये अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, पर बाद में देंगे, पर उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। खर्चा इस साल का था, इसी साल के फाइनल अकाउंट्स में दिखना चाहिए। तो 200 रुपये देखो हमने सैलरी में ऐड कर दिया। नाम क्या है इसका? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी दूसरी बार कहाँ थी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। मेरी लायबिलिटी है जब तक मैं पैसा पे नहीं कर देता, 200 रुपये। ओके। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 200 का। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब मैंने इंश्योरेंस को प्री पे कर दिया है, अगले साल का इंश्योरेंस था इसी साल पे कर दिया है। तो मेरे को एक बात बताओ, 200 रुपये का इंश्योरेंस इस साल दिखना चाहिए या हटा दूं? इस साल दिखना चाहिए, हटा दूं यहां से? अगले साल का है इंश्योरेंस तो इस साल से हटा दूं क्या? हटा दो भैया। तो लेस करो 200, तो ये हो गया 2,800। नाम क्या है इसका? प्रीपेड इंश्योरेंस। अगले साल का है भैया, आप अगले साल दिखना, यहां से जाओ। तो मैंने हटा दिया और प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एसेट हो गया। 200 प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। उसके बाद देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स बनाना है। डेटर कहाँ है? ये रहे। 20,000 के डेटर का 5% निकालो, कितना हो गया? 1,000 रुपए। फटाफट से बताओ गुल्लक में कितना रुपए है? 700 रुपए। गुल्लक में कितना रुपए चाहिए है? 1,000 रुपए। तो कितना रुपए बढ़ाना पड़ेगा गुल्लक में? 300 रुपए। एक्सपेंस बढ़ गए क्या? फटाफट से बताओ, 300 रुपए से एक्सपेंस बढ़ गए क्या? यस।
तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दो, 300 रुपए डेबिट साइड, बात खत्म। और ऑप्शन नंबर 2 जो मैं रेकमेंड करता हूं, हाईली रेकमेंडेड है, यही फॉलो करना है, ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड एंड न्यू प्रोविजन डेबिट साइड, बात खत्म। न्यू प्रोविजन 1000 रुपए, ओल्ड प्रोविजन 700 रुपए। ये हाईली रेकमेंडेड है कि तुम यही करना, ठीक है। इससे क्या होगा, एक क्लियर क्रिस्टल क्लियरिटी रहेगी माइंड में कि ये न्यू प्रोविजन को मेरे को जाके माइनस करना है, ठीक है। बैलेंस शीट में जाके न्यू प्रोविजन को माइनस करना है। बोलो एकदम सिंपली समझ में आया बेटा? जो क्वेश्चन का लेवल मैं तुम लोगों को एग्जांपल में बताया हूं वो सबसे हाई लेवल है, ये तो सबसे बेसिक वाला है अभी, कि भाई ओल्ड प्रोविजन दिया था, न्यू प्रोविजन बनाने बोल दिया, बस। कोई फर्दर बैड डेट्स नहीं है, कोई इधर उधर की कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कुछ नहीं है। तुम लोगों को बस एक बात याद रखना है, ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड, न्यू प्रोविजन डेबिट साइड, क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 7000, लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 7000। एसेट में भी लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 7000। ओके भैया, चलो भाई हर जगह को बैलेंस करो और टोटल निकालते जाओ। कुछ आइटम्स छूटे हैं क्या? यहाँ तो सब हो गए। डेटर, ओके, डेटर में से प्रोविजन माइनस होगा, न्यू प्रोविजन 1000 रुपए, मैं लिख देता हूँ ना यहाँ न्यू, ओके। चलो इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। 1,10,000 माइनस 8, 1,02,000, 66,000 माइनस 1,500 माइनस 4,000। कितना आ रहा है जीपी? बच्चे चैट बॉक्स से बता दिए हैं, बट लेट मी वंस डू अ कैलकुलेशन। 38,700, ओके सही बता रहे हो तुम लोग, 38,700 जीपी हो गया। टू नेट प्रॉफिट, प्लस 500 प्लस 300 प्लस 700, $14,700 आ रहा है क्या? यस। तुम लोग भी कैलकुलेट कर लिए करो साथ साथ में, ताकि क्रॉस चेकिंग हो जाए। 14,700 नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, 35,700 बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा, 57,400। इतना ही आ रहा है दोनों साइड का। 19,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000, एक सेकेंड, प्लस 8,000 प्लस 3,500 प्लस 11,700 प्लस 6,000 प्लस 200 प्लस 7,000, 57,400। ओके डन डनाडन बच्चों, डन डनाडन, ठीक है। आ गई क्या तुमको बात समझ में? यस भैया, तो नोट कर लो फटाक से, ठीक है बच्चा पार्टी हो गया? यस भैया। तो चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स हाई जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल भी हमको सॉल्व करनी है, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।